Good morning, students. Today we will study our chapter of English reader book, Glimpse of the Past. Past की एक झलकी. So in this chapter we will study about our India past of India, भारत का past. Before you read, I just tell you about it. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First World War of Independence in 1857. यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्स दिए गए हैं, कुछ झलकियाँ दी गई हैं हमारी हिस्ट्री की, हमारे देश की. 1757 से 1857 की बात है. हमारे देश के बारे में हमें बताया गया है कि क्या क्या हुआ था. These pictures and speech bubbles, ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो स्पीच बबल्स हैं, ये हमें बताएंगे, ये क्लैरिफाई करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी कंडीशन, जिससे एक मूवमेंट हुआ, जिससे एक इवेंट हुआ, जिसे बोला जाता था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. 1857 जो एक पहला वॉर था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंस के लिए. सो द मार्टियर्स. सो इन दिस, इस पिक्चर से हमें समझ में आएगा, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट. तो फर्स्ट इज एट अ फंक्शन इन दिल्ली के एक फंक्शन में, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर. ये एक बताया गया है हमारे देश के नौजवानों को याद दिलाने के लिए कि मेरे देश के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, अपनी आंखों में पानी भर लो, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस, और अपनी याद करो उन जो इंडिया के जो शहीद हैं उनकी कुर्बानी को याद करो. यानी हमारे जो देश को आज़ाद कराने के लिए जिन फ्रीडम फाइटर्स ने, जिन मार्टियर्स मीन्स होते हैं शहीदों ने बलिदान दे दिया, अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस कर दिया, तो हमें उन लोगों को हमें याद करना चाहिए. इस वाली में हमें समझ में आएगा यहाँ से. सो यू कैन सी नेक्स्ट इज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. यहाँ से शुरू होता है स्टार्टिंग टिल 1857 तक का हम पढ़ेंगे. रिवॉल्व जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, स्टार्टिंग होती है यहाँ से. द कंपनी की कन्क्वेस्ट, जीत. अब कौन सी कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है. एज यू नो, ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू इंडिया फॉर ट्रेड. ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे और वो यहाँ के क्या बन गए? एम्परर. देन आफ्टर दैट दे बिकेम एम्परर. दे केम इंडिया ओनली फॉर ट्रेड बट दे बिकेम एम्परर. The company's conquest. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. अपने superior, अपने बहुत ही अच्छे weapons के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि ब्रिटिशर्स की थी, उन्होंने भारत में, इंडिया में 18th सेंचुरी में अपना पावर को और एक्सटेंड किया. एक्सटेंड मीन्स बढ़ाया, यानी कि अब उन्होंने इंडिया पे वो अब कब्जा करना चाहते थे. इंडिया 1765 की बात हो रही है. सो यू कैन सी इंडियन प्रिंसेस, ब्रिटिश टेरिटरी. ये जो येलो कलर का जो मैप दे रखा है वो है इंडियन प्रिंसेस, जो कि विच वाज द टेरिटरी ऑफ इंडियन प्रिंसेस, एंड द ब्रिटिश टेरिटरी इज रेड. यहाँ पे ब्रिटिश इलाका था रेड. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. इंडियन जो प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड थे. यानी इंडियन प्रिंसेस में हमारे भारत की जो प्रिंसेस थे उनको इतनी दूर की परख नहीं थी, वो दूसरे को समझ नहीं पाते थे. दैट अपस्टार्ट राज वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. अब यहाँ से एक पिक्चर्स के थ्रू, एक नाटक के थ्रू ये बताया जा रहा है एज अ पिक्चर. अब ये कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, ये राजा वाह. अभी राजा क्या कह रहा है कि इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ. दे विल हेल्प मी, वो मुझे हेल्प करेंगे, टू डिफीट हिम, उसे हराने में. यानी कि हमारे जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो इंडियन किंग थे, जो मोनार्क थे, वो चाहते थे दूसरे किंग को हराना. यानी कि एक किंग दूसरे किंग को हराना चाहता था और वो किसका सपोर्ट लेते थे? वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लेते थे.
द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। लोगों को बिल्कुल भी इस तरह की लगातार जो फाइट चल रही थी, लोगों को बिल्कुल भी शांति नहीं थी, यानी बिल्कुल भी शांति नहीं थी, इस तरह की कंटिन्यू फाइटिंग चल रही थी। द राइवलरीज मीन्स होते आपस में दुश्मनी। द हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। अब इंडिया हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको तो जो राइवलरीज थी, यानी कि इंडियन प्रिंसेस में जो राइवलरीज थी, यानी एक दूसरे से दुश्मनी थी, उसका फायदा उठाया ईस्ट इंडियन कंपनी के ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट इज अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। एक जो दूर की नजर रखने वाले, दूर की सोचने वाले एक रूलर थे, जो उसका नेम था टीपू ऑफ मैसूर, जो बहादुर थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स से आखिर तक लड़ाई करी, यानी मरते दम तक उन्होंने लड़ाई की। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। अब कुछ जो इंडियंस थे वो सोचते थे कि ब्रिटिश का आना हमारी कंट्री में अच्छी बात है, तो थैंक गॉड वो क्या कह रहे हैं कि अब एटलीस्ट अब हमारे देश में शांति तो हुई, अब ज्यादा वॉर्स नहीं है, लूटिंग नहीं हो रही ठग्स के थ्रू। इट इज गॉड, ये गॉड ही है जिसने ब्रिटिशर्स को यहाँ भेजा है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट। इंडियन इस तरह के कन्क्वेस्ट, इस तरह की जीत से कैसे रिएक्ट कर सकते थे, यानी कैसे उन्होंने रिएक्ट किया इस जीत का, ये हमें पढ़ने को आ रहा है। कुछ ने तो इसको ब्रिटिशर्स को अच्छा समझा और कुछ के अलग व्यूज थे। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य अब ब्रिटिशर्स के साथ ही जुड़ा है, यानी कुछ का तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन अवर किंग। अब कुछ क्या कह रहे हैं, अब यहाँ आप देख सकते हो दो पिक्स हैं, एक में तो ब्रिटिशर्स को गॉड, ये सोच रहे हैं कि वो गॉड के मैसेंजर्स हैं, जबकि दूसरे लोगों का थॉट अलग है, वाइट मैन। और जबकि ब्रिटिशर्स हमारे देश में ओनली अपना टेरिटरी लेना चाहते थे, यानी कि द वाइट मैन हैज किल्ड, वाइट मैन ने, और डिथ्रोन, वाइट मैन यानी अंग्रेजों ने हमें मार दिया, यानी और हमारे किंग्स को मार दिया, और डिथ्रोन मानी उन्हें राजगद्दी से हटा दिया, सिंहासन। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ हिज लैंड। मानना कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन आफ्टर ऑल वो इस जमीन के तो थे, यानी कि वो इस धरती के तो थे, भारत के ही तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। नाउ अब हम क्या बन गए हैं, फॉरेनर्स, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, जो विदेशी लोग हैं, अब उनके हम गुलाम बन गए हैं। यानी इट मीन्स ये हमने पढ़ा कि जो एक किंग दूसरे किंग को मरवाना चाहता था, यानी आपस में राइवलरीज थी किंग की दूसरे किंग के साथ, और वो किसका सपोर्ट लेते थे, ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने उसका फायदा उठाया और ब्रिटिशर्स ने हमारे किंग्स को ही अपने उनकी जो थ्रोन था उस पे से हटा दिया, और बाद में उन्होंने हमारे लैंड पे कब्जा कर लिया। ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। एनी रिलीजियस लीडर, अब ब्रिटिश रूल पढ़ेंगे हम। रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉस हिज रिलीजन। रिलीजियस लीडर ने भी अपने अपने अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज के कुछ आइडियाज फैलाए। जो भी लैंड को क्रॉस करता है, जो भी सीज को क्रॉस करता है, वो अपना धर्म खो देता है, यानी कि जो भी दूसरे कंट्री जाता है वो अपना धर्म खो देता है। तो ये हमारे जो सुपरस्टिशंस था, जो कि कुछ रिलीजियस लीडर्स के मन में था, और वो दूसरों को भी इसी तरह के सुपरस्टिशंस डाल रहे थे। उनका एक मानना ये था, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। जो वर्ल्ड में जितनी भी मिजरी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, दुख का कारण केवल वुमेन है। बट रियल बात ये है कि ये बात बिल्कुल भी गलत है, ये बात बहुत ही गलत है। ये हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे उनका थॉट था, बट दिस इज नॉट ट्रू। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. अब ब्रिटिशर्स क्या बातें कर रहे हैं, सच बात तो ये है कि इंडियंस रियल में इंडियंस की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, उन्होंने अपनी रेस्पेक्ट खो दी है। द ब्रिटिश स्कॉर्न दैम, और ब्रिटिश उनसे क्या करते थे, नफरत करते थे। यानी ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस को चाहते ही नहीं थे, दे डिडंट वांट इंडियंस। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर आई एम बट आई एम ऑनेस्ट। जो नेटिव्स थे,
यहाँ के जो हमारे यहाँ के इंडियंस जो रहने वाले थे इंडिया के, वो भी क्या थे, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। अब यानी वो क्या बोल रहे हैं, द नेटिव्स आर, यहाँ के रहने वाले विश्वास के लायक नहीं है, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदारी में भी नहीं है, ईमानदारी में नहीं है। यानी वो ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस के बारे में इस तरह की बातें करते थे। ट्रू योर ऑनर आई एम ऑनेस्ट, और हमारा एक इंडियन है, आप इस पिक में देख सकते हो, वो हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि हाँ माय ऑनर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। यानी कि इट मीन्स कुछ इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गलत बात थी, जिसने ब्रिटिशर्स को एक रास्ता दिया इंडिया में आने का। और इंडिया में ब्रिटिशर्स क्यों आए थे? फर्स्ट रीजन, दे केम इन इंडिया फॉर ट्रेड, वो इंडिया में ट्रेड करने आए थे। आफ्टर दैट दे बिकेम एम्परर। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब एज अ मर्चेंट, क्योंकि मर्चेंट बन के आए थे, तो ब्रिटिश चाहते थे एज अ मर्चेंट कि ब्रिटिश क्विक प्रॉफिट कमाना चाहते थे, जल्दी ही उन्हें मुनाफा हो, तो फायदा हो। उन्होंने हैवी टैक्सेस चार्ज किए फार्मर्स पे, और फार्मर्स को मजबूरी में आकर अपने खेतों को छोड़ना पड़ा। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स, उनके जो हैवी टैक्सेस की वजह से फार्मर्स को अपने अपने खेतों को छोड़ना पड़ा। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, वो क्या कह रहा है कि अब एक फार्मर है, वो अब कह रहा है ऑफिसर से, ब्रिटिश ऑफिसर से, आपके आदमी मेरी सारी फसलों को ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। और ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं कि आप अभी भी आप एरियर में हो, यानी अभी भी तुम्हारा कर्जा बाकी है, अगर तुम नेक्स्ट वीक तक नहीं चुकाते आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो इंडियन फार्मर्स, सॉरी पीजेंट्स, जो पीजेंट्स होता है फार्मर वो एक ही बात है, हमारे इंडियन पीजेंट्स की कंडीशन और भी ज्यादा वर्स थी। नॉट ओनली इंडियन पीजेंट्स बट ऑल्सो आर्टिस्ट, craftsmen and every kind of persons, they had no good facilities. Still, the British invented other methods which gave them more profit. The good manufactured in England should not have any import duty when brought into India. फिर ब्रिटिशर्स ने और भी मेथड्स तरीके अपनाए प्रॉफिट्स कमाने के लिए। जो गुड मैन्युफैक्चर होगा, जो भी माल इंग्लैंड में बनेगा, उस पे यहाँ इंडिया में लाने के लिए कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, यानी उन्हें माल इंडिया में लाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। A good idea. The East India Company's laws begin to cripple Indian industries. ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉज ने हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। Inevitably, famines followed. Between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. और एक फैमाइन आया। एक फैमाइन कंडीशन होती है लैक ऑफ फूड, यानी अकाल, जिसमें फूड की कमी होती है, जो कि आया 1822 और 1836 के बीच में, जिसमें 15 लाख इंडियंस, स्टारवेशन होता है हंगर, भूख से मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the export artisans and their business. ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन आर्टिशंस और उनके बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। सो इन दिस डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में आकर बहुत ही ज़्यादा लूटा और हमारी कई टेरिटरीज को भी करा और हमें स्लेव बनाया। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी आवर रिमेनिंग पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।